Yes, BA part second, paper second. Students, be attentive with your textbooks, which is the pointed vision. And we have been dealing with 3 questions. I have taught you some paragraphs of 3 questions. And now we shall start from the next para. Equally various का मतलब है समान रूप से अलग अलग. वर द आंसर्स, वो उत्तर आए राजा के पास में जब उसने 3 क्वेश्चंस पूछे. इससे पहले आपको सारी स्टोरी पता है. तो पहले क्वेश्चन के भी कई आंसर्स आ गए जिनसे वो फुल्ली कन्विंस्ड नहीं हो पाया, और दूसरे के भी बहुत से आंसर्स आए. सम सेड, दूसरे के उत्तर में कईयों ने कहा, द पीपुल द किंग मोस्ट नीडेड, जिन लोगों को राजा को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वर इज़ काउंसलर्स, वो उसके मंत्री परिषद के लोग. काउंसलर्स का मतलब ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद. अदर्स, अन्यों ने कहा, द प्रीस्ट, पुजारियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. अदर्स, कुछ अन्यों ने कहा कि नहीं, सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य वो व्यक्ति हैं जो द डॉक्टर्स, जो कि चिकित्सक. वाइल सम सेड, जबकि अन्यों ने कहा, द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, जो योद्धा हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं. अब अपने तरीके से वो कोई भी गलत नहीं कह रहा था, और उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों को सबसे ज़्यादा अटेंड करने की राजा को आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से वो मंत्री सलाहकार परिषद के होते हैं. कुछ ने कहा वो प्रीस्ट होते हैं इसलिए क्योंकि वो आगे की बातें भी बता सकते हैं कई बार, या अध्यात्म से रिलेटेड बातें बताते हैं. और कईयों ने कहा भाई चिकित्सक बड़े इम्पोर्टेंट है, कोई बीमारियां हों तो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, तो उनके टच में राजा को ज़्यादा रहना चाहिए, उन पर ज़्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए. और जो वॉरियर्स योद्धा हैं, निश्चित रूप से राज्य की रक्षा का भार चूँकि उन पर है, तो वो अपने तरीके से सही राय दे रहे थे कुछ लोग कि सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करनी है तो योद्धाओं पर, सिपाहियों पर करनी चाहिए. तो इस तरह से कई उत्तर आ गए. टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो प्रश्न था, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि काम कौन सा सबसे ज़रूरी होता है. सम रिप्लाइड, तो उसके उत्तर में कईयों ने कहा, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वस्तु है इन द वर्ल्ड, वो इस विश्व में वाज साइंस, वो है विज्ञान. तो एक तो परिवेश का भी हमें ध्यान रखना है. तो ये उस समय लिखी गई थी ये कहानी जब साइंस उभर रहा था और विज्ञान में लोगों का बड़ा भारी यकीन था, और वो चाहते थे कि विज्ञान आगे बढ़े. अदर सेड, अन्यों ने कुछ कहा, इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, युद्ध में जो कला कौशल है, स्किल कहते हैं कला कौशल को, और वॉरफेयर कहते हैं युद्ध, लड़ाई. युद्ध का जो कला कौशल है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि रक्षा ही नहीं होगी राज्य की. एंड अदर्स अगेन, और अन्यों ने दोबारा कहा, दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, की नहीं, धर्म सबसे ऊपर है, हमें पूजा पाठ संबंधी चीज़ों पर बड़ा भारी बल देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जो है वो तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति है. तो इस तरह से वो भी कई उत्तर आ गए. तो ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, अब राजा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि सबके अलग उत्तर थे, सारे अपने स्थान पर ठीक भी थे, लेकिन उसको तसल्ली हुई नहीं. द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, राजा किसी से भी सहमत नहीं हुआ. एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और इसलिए उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया. बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स, लेकिन अब भी वो चाहता तो था कि सही उत्तर उसे मिलने चाहिए टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के.
तो ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट, तो उसने निर्णय किया भाई और तो सबकी बात सुन ली और मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ कि ये उत्तर ठीक हैं, तो मुझे किसी महात्मा के पास जाना चाहिए। तो वो उसने निश्चय किया कि वो एक किसी आध्यात्मिक संत या महात्मा के पास में जाएगा। वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धि के लिए बड़ा भारी विख्यात हो, उसमें बुद्धि चातुर्य भी हो और वो बिल्कुल अलग रहता हो। तो जो अलग रहता है वो चीज़ों का विश्लेषण बहुत अच्छा कर लेता है, तो इसलिए उसने ऐसा निश्चय किया और उसको पता भी चल गया कि ऐसा हर्मिट कहाँ मिलेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, तो वो जो ऐसा कोई बाबा था वो एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर क्विटेड, जिसको वो कभी भी छोड़ता नहीं था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, तो उसकी कुछ विशेषताएं थी। एक तो वो एकांत में घने जंगल में रहता था और उस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ता। दूसरी विशेषता थी कि रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, वो साधारण लोगों से ही मिलता था, जो कथित वीआईपीज थे, राजा अथवा दरबारी, उनसे नहीं मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथेज, तो राजा को जैसे ये पता चला तो उसने साधारण वस्त्र पहने। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और उस बाबा की सेल का मतलब यहाँ पर कुटिया है, कुटिया पर डिसमाउंटेड होने से पहले, यानी कुटिया पर वो जाएगा तो घोड़े पर तो था तो वो वीआईपी लगेगा, तो पैदल भी उसने निश्चय किया, तो पहले ही अपना घोड़ा छोड़ दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिए जिससे ऐसा ना लगे कि वो राजा है। एंड लीविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, और उस घोड़े को भी कहीं छोड़ दिया पहले ही, 1-2 मील पहले छोड़ करके, और अपने बॉडी गार्ड को भी वहाँ छोड़ दिया। वेंट ऑन एलोन, तो अकेला गया, साधारण वस्त्रों में गया और पैदल गया। ये 3 काम उसने किए जिससे उस हर्मिट को ऐसा ना लगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। When the king approached the hermit, जब राजा उस साधु तक पहुंचा तो द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो अपनी झोपड़ी के सामने वो मैदान में मिट्टी खोद रहा था। बट सीइंग द किंग, राजा को देखकर ही ग्रीटेड हिम, उसने उसका अभिवादन किया। एंड वेंट ऑन डिगिंग, लेकिन कुछ बोला नहीं बल्कि वो अपने काम में लगा रहा, खुदाई की जो क्यारी वगैरह बना रहा था। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, तो हर्मिट वॉज नॉट वेरी साउंड इन पर्सनैलिटी एंड फिजिकली ही सीम टू बी वेरी वीक पर्सन। फ्रेल मीन्स भी इजीली ब्रोकन होता है, जो बहुत जल्दी से टूट जाए, यानी उसका स्वास्थ्य जर्जर और कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, और हर बार जब भी वो अपना स्पेड, कहते हैं फावड़े नुमा एक औजार होता है खोदने के लिए जिसको बेलचा कहा जाता है, तो वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे जैसा फावड़ा नहीं है वैसा ही औजार, खुदाई ही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा भिन्न है जिसको बेलचा बोला जाता है, जिससे हमारे यहाँ रेलवे में आपने देखा होगा तो कोयला वगैरह निकालते हैं। तो इस तरह की स्पेड उसके हाथ में थी, वो बहुत कमज़ोर था, और जब भी वो उस से खुदाई के लिए उस पर प्रहार करता ज़मीन पर हर बार, एंड टर्न्ड ए लिटिल अर्थ, और थोड़ी सी मिट्टी निकालता, ही ब्रीदेड हैवीली, तो वो बहुत तेज़ सांस लेता, जैसे वो बहुत ही अशक्त हो, कमज़ोर हो, मरीज हो। वो इस ढंग का उसका व्यक्तित्व था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास तक गया और बोला और कहा उसने, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
और फिर उसने रिपीट कर दिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही काम सही वक्त पर मैं कैसे सीखूं करना। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन से वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। एंड टू whom शुड आई therefore पे मोर अटेंशन देन द टू द रेस्ट, अन्यों से ज़्यादा अटेंशन उनको किन लोगों को दी जाए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और मेरा प्रथम जो ध्यान है वो चाहते हैं। वही 3 क्वेश्चंस जिसके लिए उसने इनाम रखा था वो इसको भी उसने रिपीट कर दिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा को उस साधु ने सुना। बट आंसर्ड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। देखिए, बोलने से दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक प्रोवर्ब इंग्लिश की, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे कार्य हैं, हमारा आचरण है, वो शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो ज़्यादा बोलता है। तो अब ये भी उसी प्रकार का साधु था, उसने किसी का भी उत्तर डायरेक्टली नहीं दिया। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड, वो उसने अपने हाथ पर थोड़ा सा मॉइस्चर किया, उसको फूंक वगैरह लगाया जैसे हमारे श्रमिक लोग करते हैं। एंड रिकमेंस डिगिंग, और फिर वो दोबारा खोदने में लग गया, दोबारा शुरू कर दिया। रिकमेंस, कमेंस मीन्स स्टार्ट करना, रिकमेंस का मतलब अगेन ही स्टार्टेड डिगिंग विदाउट डायरेक्टली आंसरिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ द किंग। You are tired, said the king. So the king told him, you are an old man and you seem to be tired. Let me take the spade and work a while for you. तो लाओ, तुम थक गए होगे, मुझे ये स्पेड दे दो और मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम कर दूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटा दूँ। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, उस साधु ने कहा। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और राजा को वो बेलचा देता हुआ, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो धरती पर बैठ गया। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब 2 क्यारी, बेड्स का मतलब यहाँ पर है फ्लावर बेड्स या जिसमें बीज बोए जाते हैं, क्यारी जिसको बोलते हैं। तो 2 क्यारी खोदने के बाद द किंग स्टॉप्ड, राजा रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और फिर से उसने तीनों प्रश्न रिपीट किए। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, लेकिन ये साधु भी विचित्र था, इसने कोई उत्तर नहीं दिया फिर दोबारा से। बट रोज, लेकिन वो खड़ा हुआ, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, फिर उसने देखा राजा भी अब थक गया होगा, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया। स्ट्रेच मीन्स बढ़ाना, स्ट्रेच्ड आउट का मतलब उसने हाथ बढ़ाया फॉर द स्पेड एंड सेड, और कहा, नाउ रेस्ट ए वाइल एंड लेट मी वर्क ए बिट, अब तुम थोड़ा आराम कर लो और मुझे कुछ कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने देखा भाई ये बूढ़ा आदमी है, तो उसको बेलचा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो खोदना जारी रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीता। एंड अनदर, और दूसरा भी बीत गया। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्यास्त होने को हो गया। सूर्य जो है वो पेड़ों के पीछे, सिंक का मतलब डूबना, वो डूबता चला गया। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और फिर अंत में राजा ने धरती पर जो चलाया अपना औजार स्पेड, और कहा फिर से, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप नहीं देना चाहते हो या नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर लौट जाऊँ। तो यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। तो ये आज का टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।
और होम असाइनमेंट केवल इतना ही है कि ये बहुत सिंपल स्टोरी है, तो समझ में आ ही रही है आपके। तो आज आप ग्रामर से संबंधी कोई कार्य करेंगे और आप को ग्रामर का काम मैं दे देता हूँ कि आज आप ट्रांसलेशन वर्क करेंगे। जितनी लाइंस मैंने आज पढ़ाई हैं उसको बस हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, यही आपका होम असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट टाइम से आगे लेंगे हम इसी स्टोरी को। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।